हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ 3 सेगमेंट्स के ब्लड, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा सेल, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी सिर्फ रिवीजन के पर्पस से हम सॉल्व करते जाएंगे। कहीं कहीं पे जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग देखते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कोशिश करिएगा कि वन लाइनर इससे आप बना सकें। क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। मैंने वन लाइनर में ब्लड और हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पहले भी बताया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग 3 सेगमेंट्स को लेंगे और कोशिका के साथ ही साथ हम उत्तक के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिए 100% श्योरिटी है कि इन सभी क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस फंसने तय हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक्स में होते हैं और जिसे आप इग्नोर कर देते हो, आप उन क्वेश्चंस को नहीं देखते हो, आप बस यूट्यूब पे पढ़ते रहते हो, आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस को गूगल के माध्यम से सर्च करते रहते हो। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, ये बुक्स के क्वेश्चंस हैं आपके और ये क्वेश्चंस हर बार पेपर में आते हैं, पैटर्न बस चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई उसका नाम क्या है, तो कोशिका उसका नाम है। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी, तो लकड़ी के कॉर्क में की थी। ठीक है, अच्छा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थियरी। और कब दिया था, तो कब दिया था इन लोगों ने, 1838 और 939 के बीच में दिया था। इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, फिर हमारा कोशिका की खोज किसने की थी, तो हमारी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक्स जी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशावाद यानी कि सेल थियरी किसने प्रस्तुत की है। ठीक है, सेल थियरी की बात अभी मैंने आपको बताया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत की है। केंद्रक की खोज किसने की है, तो केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 के अराउंड केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के बारे में खास बात ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ा कोशिका का अंग है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारा केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक हमारी कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। अच्छा, अगर प्रश्न कभी पूछ ले आपसे कि केंद्रक की सबसे पहले किसने देखा था केंद्रक को, तो केंद्रक को सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, किसने देखा था, एंटोनी एंटोनी वॉन, एक मिनट, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। और कहां पर देखा था, तो इसे देखा था इन्होंने कहां पर, मछली यानी कि फिश, फिश के आरबीसी में देखा था। ठीक है, फिश के आरबीसी में इन्होंने देखा था, केंद्रक की खोज इन्होंने की थी। अब इसी से आरबीसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वो आपको आगे मिलेंगे, अभी उसको भी देखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स एवं जीन्स पाए जाते हैं, पर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम और जीन्स कहाँ होते हैं, जीव द्रव्य में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, केंद्रक में होते हैं, लवक में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे केंद्रक में होते हैं। क्रोमोसोम, जीन्स, जेनेटिक मटेरियल्स सारे के सारे हमारे केंद्रक में होते हैं। प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। देखिए, 23 क्रोमोसोम भी दिया है और 23 जोड़े भी दिया है, तो जोड़े में पूछ रहा है तो हमारा 23 जोड़ा होगा। अगर संख्या आपसे पूछ ले कि कितनी संख्या होती है, तो 46 संख्या होती है। इसमें भी दो तरह की कोशिकाएं, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, आपको शायद पता होगा। दो तरह के कौन से क्रोमोसोम है, हमारे 22 जोड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, जो शारीरिक रचना का निर्माण करते हैं। और सिर्फ एक जोड़ा जो होता है, वो एक जोड़ा क्या कहलाता है, हमारा लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं, जो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज किसने की है, भैया पेलाडे ने की है। ठीक है, पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आरएनए का होता है। देखिए, रिवाइज करते जाना है, आप क्वेश्चन के ऑप्शंस भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करा देंगे आपको। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, आरएनए का होता है। प्रोटीन निर्माण का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आरएनए का होता है। आरएनए कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, तो ये हमारे केंद्रक में होता है। ठीक है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, और ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी होता है। ठीक है, चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम्स किस कोशिकांग में मिलते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम्स जो होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, ये कोशिका के किस भाग में मिलते हैं, तो ये होते हैं हमारे लाइसोसोम में। लाइसोसोम में ये पाचक एंजाइम होते हैं, यानी कि किस रूप में इनका नाम क्या है, इनका नाम होता है जल अपघटक एंजाइम, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, क्या है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अच्छा, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या होता है, तो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम होता है कोशिका के अंदर पाचन का काम करना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोशिका का अगर कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा होता है तो लाइसोसोम खुद को ही नष्ट कर देता है, अपने सारे अपघटक एंजाइम्स को ही क्या करता है, क्लियर कर देता है, वहां से वो खुद ही फट जाता है। तो जब ये फट जाता है तो इसको हम कहते हैं सुसाइड बैग। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे या फिर आप तैयारी में लगे हुए हो लंबे समय से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पहचाने हुए लगेंगे। इसमें कोई भी बाहर के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है। कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग का कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। शक्ति गृह कहा जाता है, जनरेटर ऑफ कोशिका कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लवक की खोज की बात कर रहे हैं तो लवक की खोज की थी हैकल ने। लवक किस में पाया जाता है, तो लवक पाया जाता है हमारे प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका के अंतर्गत लवक पाया जाता है, जिसे प्लास्टिड कहते हैं, जो पौधों में अलग अलग कलर को, पिगमेंट्स को देने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तक में कोशिका पदार्थ न के बराबर होता है। देखिए ये किससे रिलेटेड प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा उत्तक से संबंधित। तो पूछ रहा है आपसे कि किस उत्तक में कोशिका पदार्थ न के बराबर होता है, तो हमारा जो उपकला उत्तक होता है जिससे हमारी त्वचा का निर्माण होता है, ये क्या होता है हमारा उपकला उत्तक, कोशिका पदार्थ इसमें न के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंगक, मैंने अभी बताया था कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है हमारा केंद्रक। ठीक, फिर समान रचना तथा समान कार्य करने वाले, एक मिनट इस प्रश्न को देखिए, समान रचना तथा समान करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। कोशिकाओं के समूह का क्वेश्चन अभी आपके पिछली बार के पीजीटी एग्जाम में भी पूछा हुआ था, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। निम्न में से आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, अभी बताया मैंने, आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। अगला प्रश्न, केंद्रक के भीतर द्रव्य में धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं, उन धागे जैसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, उन धागे जैसी संरचनाओं को हम क्रोमोसोम कहते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा मिल सकते हैं, तो घबराइएगा मत, वो रिविजन के पर्पज से ही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है, सेम ही प्रश्न है, तो सेम ही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। केंद्रक कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए अभी तो आपने पढ़ा कि केंद्रक की सबसे पहले जो देखने का काम किया था वो किसने किया था, हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, मछली के आरबीसी में। लेकिन पूछ रहा है कि किसमें कौन सी कोशिका ऐसी है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो जो हमारा आरबीसी होता है, यानी कि मनुष्यों का, ह्यूमंस का जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के कार्य क्या है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे काम हमारी कोशिका करती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाले प्रवर्ध यानी कि प्रोसेस। ठीक है, तंत्रिका कोशिका से निकलने वाले प्रवर्ध यानी कि जो प्रोसेस होते हैं, जो आवेगों को दूर ले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्ष तंतु, यानी कि एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे अक्ष तंतु होते हैं। आपने देखा होगा कि तंत्रिका तंत्र की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, एक मिनट, इसका जो ये डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, ठीक है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के किनारे सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और यहाँ पे हमारी एक पूंछ जैसी संरचना निकली होती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग बनी होती है, लास्ट में इसके और डेंड्राइट्स, एक्सॉन टर्मिनल्स निकले होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसी को पूछ रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये हमारा एक्सॉन होता है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष तंतु कहते हैं। तो याद रखिएगा जरूर इसको, फिगर भी देखिए बहुत जल्दी बन गया, आप खुद से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, हृदय पेशियां किस अंग में पाई जाती हैं, तो पेशियों के प्रकार आपको 3 होते हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। हृदय पेशी जो होती है वो हमारी हृदय में पाई जाती है, हृदय की अलग तरह की पेशियां होती है, बाकी ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां अलग अलग हैं। अब जैसे ऐच्छिक पेशियां हैं, तो ऐच्छिक पेशियां हमारे कहाँ कहाँ होती हैं, हमारे हाथ में होती हैं, हमारे पैरों में होती हैं। अनैच्छिक पेशियां हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर होती है, हमारा जो अंदर का सिस्टम, शरीर के अंदर की जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं उसमें होती हैं, जिसको चलाने के लिए
हम अपनी मर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम अपने मर्जी से चला सकते हैं, वो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। और अनैच्छिक पेशियां वो हैं जिनमें हमारी कोई मर्जी नहीं चलती है, वो खुद ही चौबीसों घंटे अपना काम करती रहती हैं। चलिए अगला प्रश्न, शरीर के अंदर व बाहर उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? ये भी ऊतक से संबंधित प्रश्न है। शरीर के अंदर व बाहर दोनों ही प्रकार के उद्दीपनों स्टिमुलस को कौन ग्रहण करने का काम करता है? तो ये होता है तंत्रिका ऊतक का कार्य। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन में कितनी समान कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो देखिए समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है और इसको कहते हैं डैप्लॉइड। अभी आपका जो 2018 का ये पेपर हुआ था एलटी का, ठीक है, एलटी होम साइंस का जो 2018 का पेपर हुआ था, उसमें हैप्लॉइड के बारे में पूछा था कि हैप्लॉइड किस में होता है। तो हैप्लॉइड में 2 कोशिकाएं बनती हैं कि 4 कोशिकाएं? तो हैप्लॉइड जो होता है हमारी 4 कोशिकाओं को बनाता है, डायप्लॉइड जो होता है ये 2 कोशिकाओं को निर्मित करता है, ठीक है। और ये जो हैप्लॉइड होता है ये हमारे किस में होते हैं? लिंग वाले में, ठीक है। जब लिंग निर्धारण होता है, माइटोसिस की जो प्रक्रिया, सॉरी मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है, मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस की प्रक्रिया में ये होता है। और मियोसिस को हम क्या कहते हैं? मियोसिस को हम कहते हैं हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो विभाजन 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा समसूत्री विभाजन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे बात कर रहा है डैप्लॉइड कोशिकाओं की, जहाँ पे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है वो होता है समसूत्री में, और जहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है एक बार में वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इसे जरूर याद रखिएगा, डैप्लॉइड हैप्लॉइड में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न आपसे यही पूछा है ना कि समसूत्री विभाजन में कितनी समान कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो 2 कोशिकाओं की होती है, 2 से डी याद रखिए, डैप्लॉइड, ठीक। और अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसको कहते हैं हम हैप्लॉइड। इस टर्म से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका के 2 विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय में जो हमारी अवस्था बचती है, बहुत सारी अवस्थाएं चलती हैं, लेकिन ये पूरा देखिए चक्र होता है, ठीक है। ये क्या है? ये कोशिका का, 1 मिनट पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारी कोशिका का पूरा चक्र होता है, ठीक। इस चक्र में ऐसे हमारा जो, मान के चलिए कि अगर एक हमारे मनुष्य के शरीर की कोई कोशिका है जो 24 घंटे में निर्मित हो रही है, तो 24 घंटे में से 23 घंटा काम इस वाले चक्र में होगा और 1 घंटे का काम हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो 23 घंटे का काम होता है इसमें भी 3 चक्र होते हैं। इसमें भी कितने चक्र हैं? इसमें भी हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, 1, 2 और 3। ये जो है इसको हम कहते हैं जीवन फेज, ठीक है, ये होता है जीवन फेज। ये होता है सिंथेसिस का फेज और ये होता है हमारा G2 का फेज। और इसमें अलग से 5 स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सारी चीजें आती हैं। मैं जरूर डिटेल में जब क्लास दूंगी इसका कोशिका विभाजन का, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। फिलहाल आपका रिवीजन हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये कोशिका विभाजन का जो चक्र होता है, इस कोशिका विभाजन के चक्र में ये 3 स्टेप्स में होते हैं। और इस स्टेप्स को, जो आपका प्रश्न आपसे भी पूछा है कि कोशिका के 2 विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, तो ये अवस्था कहलाती है हमारी अंतरावस्था। तो ये जो अवस्था आपको इमेज में दिख रही है यहाँ पे चित्र में, ये चित्र में जो अवस्था दिख रही है, इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस पूरी की पूरी अवस्था को हम कहते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था यानी कि अंतराल की अवस्था, इंटरफेज कहते हैं, ठीक है, इंटरफेज इसे इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है जीवन, दूसरा होता है एस और तीसरा होता है हमारा G2। जीवन में क्या होता है? जीवन में कोशिका की वृद्धि होती है। एस में प्रोटीन का, डीएनए आरएनए का क्या होता है? सिंथेसाइजेशन होता है। G2 में जीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद ये मियोसिस का 5 चरण, माइटोटिक फेज जिसे कहते हैं, ये 5 चरणों में होता है। प्रोफेज याद रखिएगा, अगर क्रम कभी पूछ ले तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर आपका टेलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। मैं डिटेल में जरूर इसकी क्लास लूंगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन है रक्त ऊतक। 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओके। रक्त ऊतक है, क्या है रक्त ऊतक? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है ये किस प्रकार का ऊतक है? ये संयोजी ऊतक है, क्योंकि रक्त हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, इसलिए संयोजी ऊतक है। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछता है कि और कौन से संयोजी ऊतक हैं? तो जो हमारी हड्डी होती है, ठीक है, जो हमारी उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, यानी कि जो कार्टिलेज से बनी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, और हमारा रक्त, ये तीनों जो होते हैं ये हमारे संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है धमनियों में रक्त का रंग कैसा होता है?
ठीक है। तो धमनी और शिरा दोनों में रक्त का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। धमनियों में जो रक्त का रंग होता है वो हमारा लाल होता है और शिराओं में जो होता है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाल रंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है? तो सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य में 4 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम रक्त होता है। ठीक है। आपको ये मत कहना कि महिलाएं पुरुषों का खून पी लेती है इसलिए आधा लीटर कम होता है। ठीक है, ये सब बकवास चीजें हैं। फैक्चुअल यही है कि महिलाओं के शरीर का आयतन कम होता है, इसलिए उनको पुरुषों की अपेक्षा कम ब्लड की जरूरत पड़ती है, वो भी बस आधा लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, तो रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो 50 से 55% के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे हम 55 को कंसीडर करेंगे। 55 को आंसर यहाँ पे माना गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 92%। ठीक है, 92% हमारा प्लाज्मा में वाटर होता है और 8% में हमारे बाकी के जो भी कार्बनिक अणु होते हैं वो उपस्थित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा, फाइब्रिनोजन होगा या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है हमारा एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिका है उसे क्या कहते हैं? तो लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कोशिका, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी हमारी रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। मानव में रक्त में कितने समूह होते हैं? मानव के रक्त समूहों के बारे में आपको बताना है। तो रक्त समूह जो होते हैं वो होते हैं टोटल 4। कौन कौन से? ए रक्त समूह होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ भी होता है। अब आपसे रक्त समूह से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो जो ओ रक्त समूह होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसमें एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं? तो ए बी जो होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में रिहेसस फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ऐसे हमारा ब्लड का समूह तैयार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में होम लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हीम, यानी कि आयरन की बात कर रहा है। हीमोग्लोबिन में हीम की कितनी मात्रा होती है? ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपसे हीम की मात्रा पूछ रहा है, तो हीम की मात्रा कितनी होती है? इसमें 5% होती है। बाकी की मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए ग्लोबिन आ गया, हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना है, तो हीम की मात्रा अगर 5% है तो हमारे हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? ग्लोबिन की मात्रा बचा हुआ 95% हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, हीम कम होता है, ग्लोबिन ज्यादा होता है। पुरुषों में हृदय का भार, अब देखिए हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ब्लड हो गया हमारा, हमारा टिश्यू हो गया, हमारा सेल हो गया। अब ये आ गया प्रश्न हमारा हार्ट से रिलेटेड। तो पुरुषों में हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो पुरुषों में हृदय का भार लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। हृदय स्थित होता है, हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्षी गुहा में, उदरी गुहा में, कपाल गुहा में या श्रोणि गुहा में? तो हृदय हमारा कहाँ होता है? ये हमारे वक्षी गुहा में स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का निचला हिस्सा जो डायफ्राम पर टिका होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, हृदय का निचला हिस्सा जो कहाँ पर टिका होता है? डायफ्राम पर टिका होता है, उसको क्या कहते हैं? निचले हिस्से को कहते हैं हम एपेक्स। एक मिनट। हृदय के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं? हृदय के निचले हिस्से को कहते हैं एपेक्स। अच्छा अगला प्रश्न है, हृदय के पार्श्व भागों में स्थित होते हैं। पार्श्व यानी कि इसके पार्श्व भागों में कौन कौन सी चीजें होती हैं हृदय के? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका वृक्क, यकृत, प्लीहा और फेफड़े। तो हृदय के पीछे पार्श्व भागों में हमारा फेफड़ा यानी कि लंग्स होता है। ठीक है, हृदय कितनी परतों से मिलकर के बना होता है? तो हृदय बना होता है 3 परतों से मिलकर के, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये सारी क्या है? इसकी परतें हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हृदय की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो हृदय की सबसे बाहरी परत हमारी पेरिकार्डियम कहलाती है, जो कि ये भी 2 लेयर से मिलकर के बनी होती है, 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। और इसी में भरा होता है हमारा पेरिकार्डियल द्रव्य, जो कि आपके पीजीटी में पिछले साल 2021 वाले में पूछा हुआ प्रश्न है कि पेरिकार्डियम में कौन सा द्रव्य भरा होता है हृदय की परतों के बीच में? तो 2 परतों के बीच में, जैसे ये 2 परतें हैं तो इसके बीच में भरा रहेगा हमारा पेरिकार्डियल द्रव्य या पेरिकार्डियल लिक्विड या फिर फ्लूइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल चैम्बर्स की बात कर रहे हैं तो 4 कक्ष होते हैं। 2 हमारा आलिंद होता है, ठीक है, 2 हमारा क्या होता है? आलिंद होता है, और 2 हमारा निलय होता है, जिसको हम एट्रियम और वेंट्रिकल भी कहते हैं। ठीक, दायां भाग और बायां भाग होता है, 2 भागों में, 2 पालियों में बटा होता है हार्ट हमारा, एक दायां भाग एक बायां भाग, और उन दोनों पालियों में 2-2 हमारे क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय के
कितने प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। हृदय में कितने प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं, तो वॉल्व की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ये जो 4 कक्ष हैं, इन 4 कक्षों के बीच में ही हमारे क्या होते हैं, चारों वॉल्व बने होते हैं, जो रक्त को एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने से क्या करते हैं, रोकने का भी काम करते हैं, प्लस रास्ता देने का भी काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा हृदय के किस कक्ष में रक्त डालती है। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा की बात हो रही है, तो ये किस कक्ष में रक्त को डालते हैं, ये दाएं आलिंद में डालते हैं। और ये हमारे अशुद्ध रक्त को लेकर के आते हैं, अशुद्ध रक्त को कैरी करते हैं। अशुद्ध रक्त को कैरी करने का मतलब कि जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है बल्कि क्या प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है। और इस रक्त का कलर कैसा दिखाई देता है, इस रक्त का कलर होता है नीला। क्यों, क्योंकि ये शिराओं में, कहाँ पे बह रहा है, शिराओं में बह रहा है, इसलिए इसका रक्त नीला होगा। यही अगर धमनी में बहता तो इसका रक्त का कैसा होता, रंग इसका लाल हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हृदय दर को प्रभावित करने वाले कारक। हार्ट रेट को कौन कौन प्रभावित करता है, एक्सरसाइज करना, जेंडर, भावना, इमोशन, सभी। उपरोक्त सभी क्या होंगे, आपके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक हृदय चक्र कितने सेकंड में संपन्न होता है, तो देखिए प्रत्येक हृदय चक्र जो होता है हमारा 8 सेकंड में हमारा संपन्न होता है। जो हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये जो काम चलता है हमारा हार्ट में, ये सारा का सारा पूरा होने में हमारा 8 सेकंड का समय लगता है। संकुचन का और कॉन्ट्रैक्शन का, एक्सपेंडेशन का, ये सारा समय हमारा 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। और ये भी आपका पीजीटी में पूछा हुआ, डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है। एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर से नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मेरी बात सही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आगे और क्वेश्चंस बचे हैं, अभी खत्म नहीं हुई है क्लास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हृदय पेशियों से कार्डियक मसल से हृदय कौन सी परत बनाती है, ठीक है। कार्डियक मसल जो है, हृदय पेशी की बात कर रहा है और साथ ही साथ कार्डियक मसल की बात कर रहा है, तो कौन सी परत जो है हार्ट की हमारी इसको बनाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो हमारी मध्य की जो परत होती है ना, मायोकार्डियम, ठीक है, यही हमारे हृदय की परत को बनाने का काम करती है, हृदय पेशियों से बनी होती है। और एंडोकार्डियम अंदर का भाग होता है, पेरिकार्डियम बाहर का भाग होता है, तो सही आंसर मायोकार्डियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्या, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं 90 से 120 दिनों तक जीवित होती हैं और 120 दिनों के बाद से ये कहाँ पे चली जाती हैं, स्प्लीन में जाकर के मर जाती हैं। और इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, स्प्लीन को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो ये सारे नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नाम क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आपको नाम घुमा देगा और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग सालों से पढ़ते आ रहे हो, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। और कौन सा विटामिन आरबीसी के परिपक्वन के लिए आवश्यक है, ये नया प्रश्न है। परिपक्वन यानी कि आरबीसी को कौन सा है ऐसा विटामिन जो आरबीसी को मेच्योर करने का काम करता है। तो जो विटामिन B12 होता है, ये हमारे आरबीसी को मेच्योर करने का काम करता है। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का क्या नाम है, उस रोग का नाम है परनीशियस एनीमिया या परनीशियस रक्ताल्पता। याद रखिएगा इसे, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 ऐसे विटामिन हैं जिनसे 3 तरह के एनीमिया संबंधित रोग होते हैं। एक हमारा विटामिन B6 है, ठीक है, हमारा विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, और तीनों से अलग अलग रोग होते हैं। हमारा जो B6 होता है पायरिडॉक्सिन, इससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। जो हमारा B9 होता है फॉलिक अम्ल, उससे हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और जो हमारा विटामिन B12 है, इससे हमारा परनीशियस एनीमिया या परनीशियस रक्ताल्पता होता है। यहाँ पे और भी विटामिन है, जल्दी जल्दी कहिए तो इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से हमारा स्कर्वी होता है, पिटीशियल हैमरेज भी होता है, और विटामिन डी की कमी से इरिकेट्स होते हैं, दांतों की कमजोरी होती है, हड्डियों संबंधित ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया जैसे रोग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग यानी कि लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है। सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे बड़ा लसिका अंग की बात। और लसिकाओं से क्या बनता है, लसिकांग से लसिकाओं का निर्माण होता है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही रखने का काम करते हैं। तो वो होता है हमारा प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, हमारा सबसे बड़ा लसिकांग यानी कि सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन ये है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान जिसे अभी मैंने जस्ट बताया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा और स्प्लीन दोनों एक ही होते हैं। हृदय की आकृति होती है, कैसी होती है, त्रिकोणात्मक, आयताकार, षटकोणीय या शंक्वाकार। तो इसकी आकृति जो होती है हृदय की होती है शंक्वाकार, और कई बार इसको नाशपाती के आकार जैसा भी कहा जाता है। अच्छा, रक्त समूह से क्वेश्चन आ गया। रक्त समूह यानी कि सर्वदाता,
ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता और सर्वग्राही दो प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो सर्वदाता रक्त समूह होता है आपका ओ समूह, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो भी हो, ये क्या है? हमारा सर्वदाता रक्त समूह है, जिसमें सबसे ज्यादा ओ पॉजिटिव ही रक्त को दे सकते हैं। ओ नेगेटिव जो होते हैं वो रेयर होते हैं। फिर ए बी जो होता है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा सर्वग्राही। ये सर्वदाता नहीं होता, ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न भी देखिए उसी से रिलेटेड है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए भी हमारा सर्वग्राही रक्त समूह है। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है? ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है? 2 से 4%, 4 से 6%, 6 से 8 ग्राम या 12 से 16 ग्राम परसेंटेज में होता है। आपको सही आंसर बताना है, हालांकि आप नहीं बताएंगे क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं। सही आंसर मैं ही बताऊंगी, 12 से 16 ग्राम % के रूप में ये होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब ये हीमोग्लोबिन में आपसे पूछ ले हीम की मात्रा, ग्लोबिन की मात्रा, तो हीम होता है हमारा 5% और ग्लोबिन क्या होता है? बचा हुआ 95%। ग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। अगला प्रश्न, रक्त में उपस्थित, ठीक है, रक्त में उपस्थित कौन सा घटक कार्बनिक प्रकृति का नहीं होता है? यानी कि ये जो रक्त घटक है हमारे, ये क्या है हमारे? ये कार्बनिक घटक है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे क्या है? रक्त में उपस्थित घटक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है जो प्रकृति का, किस प्रकृति का कार्बनिक प्रकृति का नहीं होता है? तो ये आयरन जो है ना, ये हमारा अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आता है। ये बाकी के सारे ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल, ये क्या है? हमारे कार्बनिक प्रकृति के होते हैं और इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? क्योंकि इनकी हमारे शरीर में ज्यादा आवश्यकता होती है। आयरन हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? एक आलिंद एक निलय, दो आलिंद दो निलय। सही आंसर क्या हो जाएगा? दो आलिंद दो निलय। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होता है? देखिए वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा टर्न कर दिया है। तो यहाँ पे पूछ लिया आपसे लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा ऑर्गेनल यानी कि कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक हमारा क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं में नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने पहले की भी क्लासेस में बताया हुआ है कि लीवर, पीजीटी का कल जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया था परसों, उसमें भी मैंने बता रखा है कि जो लीवर के मेसेडर्म में जब भ्रूणावस्था होती है, तो लीवर के मेसेडर्म में ब्लड का निर्माण होता है, उसमें आरबीसी में केंद्रक होता है। लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है आरबीसी, तो वहां पर केंद्रक हमारा अनुपस्थित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, रक्त में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ठीक है, रक्त में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन हमारा कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। इसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के ही। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं कौन कौन से? हृदय, शिराएं, धमनी। तो उपरोक्त सभी होते हैं रक्त परिसंचरण के भाग। ठीक, हृदय चारों ओर से किससे घिरा रहता है? तो हृदय हमारा, वही प्रश्न है घुमा के पूछा है आपसे, पेरिकार्डियम के द्वारा घिरा रहता है। हृदय का सबसे भीतरी भाग, एक मिनट, हृदय का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? सबसे आंतरिक भाग, तो हमारा आंतरिक भाग एंडोकार्डियम कहलाता है। मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है? तो ये भागों की बात कर रहे हैं, यानी कि कितने भागों में विभाजित रहेगा? ये भी विभाजित रहता है हमारा 4 भागों में, 4 कक्षों में विभाजित रहता है। जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। जो वाहिनियां शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं धमनी। और जो वाहिनियां अशुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिराएं। ठीक है, और शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने का काम किसका होता है? एरोटा का। एरोटा, जिसका नाम होता है महाधमनी। अब बाकी इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा यानी कि ऊर्ध्व शिरा, अधो महाशिरा, ये क्या करते हैं? ये अशुद्ध रक्त को लेकर के जाते हैं। अशुद्ध रक्त कौन सा रक्त है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। और शुद्ध रक्त कौन सा रक्त है? जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी हमारी फुफ्फुसी धमनी होगी, कैरोटिड धमनी होगी, महाधमनी होगी या फिर कोरोनरी धमनी। तो सबसे बड़ी धमनी हमारी महाधमनी होती है, एरोटा जिसे कहते हैं। बाएं आलिंद से रक्त जाता है, बाएं आलिंद से रक्त कहाँ जाता है? आपके बाएं आलिंद से कह रहा है कि रक्त कहाँ जाएगा। ठीक है, तो बाएं आलिंद से रक्त जो होता है वो आपके बाएं निलय में जाता है। पहले दाहिने आलिंद में आता है, फिर दाहिने निलय में जाता है, फिर हमारा प्रोसेसिंग के लिए जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, फिर अलग से दूसरी जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनके माध्यम से फिर हमारे बाएं निलय में आता है, और निलय से फिर हमारे बाएं आलिंद में आता है, और आलिंद के बाद से, आलिंद से हमारा रक्त बाएं निलय में जाता है, उसके बाद से वो क्या होता है हमारे फिर एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है।
औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखिए ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है किसमें, आपका ये टीजीटी के पेपर में भी पूछा हुआ है, पीजीटी में भी पूछा हुआ है, पीजीटी में श्वसन दर भी पूछा हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, श्वसन दर और हार्ट रेट दोनों में अंतर होता है। श्वसन दर 12 से 16 बार सामान्यता होती है, लेकिन हार्ट रेट की बात जब भी हम करते हैं तो ये 70 से 72 बार होता है। अच्छा, मनुष्य रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन-कौन सा है? मानसिक तनाव, व्यायाम या शारीरिक श्रम, शरीर का तापमान, तो उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको कमेंट करने के लिए दूंगी, आप मुझे होमवर्क प्रश्न है, आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में कि मनुष्य यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, कब की है, और साथ ही साथ रक्त समूह का खोज किसने किया है, ये भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में आपको आंसर बता दूंगी। चलिए, अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, वही प्रश्न है सेम। तो यहाँ पे 6 लीटर भी दिया है, 5 लीटर भी दिया है, तो आप 5 लीटर को यहाँ पे आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे, क्योंकि सामान्यतः जो होता है रक्त हमारा कितना होता है, इतना ही होता है, 5 से 6 लीटर। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन भी होता है, फाइब्रिनोजन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर डी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, ठीक है। और मरता कहाँ पर है आरबीसी जा करके? तो स्प्लीन या फिर प्लीहा में मरता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त वर्ग कौन सा है? तो हमारा ओ रक्त समूह हो जाएगा। और सर्व अदाता यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त वर्ग है हमारा ए बी ग्रुप। रक्त का कार्य क्या क्या होता है? कोशिकाओं तक पोषण को पहुंचाना, पोषक तत्वों को, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे काम हमारे रक्त का होता है, क्योंकि रक्त का मुख्य जो काम है वो परिवहन का ही है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना। अगला प्रश्न है हमारा क्या, रक्त के जमने में कौन सहायक होता है? रक्त के जमने की बात कर रहे हैं तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या रक्त प्लविका। तो फाइब्रिनोजन जो होता है ये रक्त को जमाने में सहायता करता है। आपको जो चोट लगी होती है, कहीं पे कटा फिटा होता है, तो उस कटे फिटे में आप देखोगे कि कुछ समय बाद एक जाली जैसी संरचना ऐसी तैयार हो जाती है, जिसको अगर आप नोच देते हो, खुरदुरा होता है, नोच देते हो, खुजली होती है, तो वो फिर से क्या होता है, फिर से वहां पे थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है। तो ये फाइब्रिनोजन के द्वारा ही ये फाइब्रिन के जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगला है हमारा रक्त प्लाज्मा मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो रक्त प्लाज्मा हमारा मेन तो हमारा क्या है, हमारा पानी है, ठीक है। हमारा पानी कितना होता है, 92% होता है। बाकी 8% में बाकी की सभी चीजें है, कार्बनिक अकार्बनिक जितने भी अणु हैं ये सारे के सारे 8% में आते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, काउंटिंग नहीं है कितने क्वेश्चंस हैं, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है लगभग लगभग 50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन के आसपास ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को जितनी बार मन करे उतनी बार रिवाइज करो, एग्जाम से पहले रिवाइज करो या अभी रिवाइज करो। और आपको क्या करना है, इससे चाहो तो वन लाइनर नोट्स भी बना सकते हो। मैं इस तरह की और भी क्लासेस आगे ले आऊंगी सेगमेंट वाइज। अभी हम टीजीटी पीजीटी सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करते चल रहे हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका नजदीक है। टीजीटी की भी डेट आ गई है, पीजीटी की डेट तो पहले से आ चुकी है। तो जो भी बच्चे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, किसी ने बहुत समय नहीं दिया है तो आप इस क्लास से आराम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।